चलो भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ठीक है। और आज जो है, आज हमें स्टार्ट करना है। क्या लिखा है हमारे, तो प्री बोर्ड चल रहे हैं और मुश्किल होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम भेजना प्री बोर्ड के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लास्ट क्लास में टेलीस्कोप किया था, तो आज हमें टेलीस्कोप जो है उसके दो तीन न्यूमेरिकल हैं वो करने हैं, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर जो है ये ओवर होगा। और यहाँ पे क्या है इसके अलावा जो हमें डिस्कस करना है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक जो टेलीस्कोप है जो हमारे पास आता है, फर्स्ट केस ऑफ टेलीस्कोप, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर फॉर्मूला जो आता है वो आता है F0/FE मैग्निफिकेशन का, और लेंथ ऑफ ट्यूब जो आती है वो आती है F0 + FE। ये केस है किसका, सिंपल मतलब केस, फर्स्ट केस टेलीस्कोप का, जिसमें इमेज जो बनती है वो बनती है इंफिनिटी पर, जिसको हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा होगा नाम कहीं पे, हाँ ठीक है, टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट केस आपका। ठीक है, सेकंड केस जो आता है, इसका सेकंड केस आता है, सेकंड केस में हम एज्यूम करते हैं कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और उस केस में जो रे ये पैरेलल थी, ठीक है, वो रे पैरेलल की बजाय किसी और एंगल पे, मतलब कहीं बीच में बनती है। देखो मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा वैसे कि जो फाइनल इमेज है, मतलब प्रैक्टिकली ये इमेज यहाँ बननी चाहिए इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे। ठीक, ऑल्दो पेपर में आप कोई भी डायग्राम बनाओ चल जाता है, लेकिन ये इमेज जो है वो यहाँ बनती है। तो हम अगर इमेज यहाँ बनेगी पीछे की तरफ तो भी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट यहाँ से एक्सप्लेन करना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो जो हम डेरिवेशन वगैरह करवाते हैं तो उसमें यहाँ बनाते हैं इमेज, ठीक, बीच में। आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो जो ये इमेज है वो यहाँ की बजाय पीछे बनी हुई, तो वो भी चल जाती है। जो केस आता है दोनों चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है स्मॉल टेलीस्कोप है, एक टेलीस्कोप है, और उसकी जो फोकल लेंथ है, पहली फोकल लेंथ वो है F0। F0 जो है वो 150 सेंटीमीटर है। पहला जो केस है, फर्स्ट फोकल लेंथ जो है वो 150 सेंटीमीटर, F0 जो है वो है 150 सेंटीमीटर, पहला केस। ठीक है, और क्या दे रखा है, आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। ये हमें पता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आई लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। और बोला है इसका यूज करके, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100-meter हाई टावर 3 किलोमीटर अवे, find the height of final image when it is from 25 सेंटीमीटर away from the eyepiece। तो ये बेसिक केस होगी कि फाइनल इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होती है, और हमें बताना है कि उसका साइज क्या होगा। तो क्या करोगे निकालने के लिए, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है। हमने इसका, हमारे पास स्पेस कितना है, स्पेस इतना सही है ना। तो डायग्राम को जो बनाने का तरीका होता है वो क्या है कि देखो, पहले एक बड़ा लेंस है हमारे पास, जो फर्स्ट लेंस होता है वो बड़ा होता है, जो फर्स्ट लेंस है वो बड़ा है, और जो सेकेंड लेंस है, ठीक है, जो बनता है हमारे पास दूसरा आई लेंस, उसका जो साइज है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एक लेंस है ये आज हमारे पास, आज ये भी सस्ता है, मतलब सुस्त है आज ये, 1 नोट। 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हमारे पास है ये लेंस, और पहला लेंस का जो साइज है वो बड़ा होता है। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, जो रेज आ रही हैं, जो रेज हैं वो आ रही हैं इंफिनिटी से। ठीक है, अगर रेज इंफिनिटी से आएंगी तो हम रेज कैसे दिखाते हैं कि रेज ऊपर से किस एंगल पे आ रही है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम मानते हैं कि मान लो ये बहुत दूर है, दिस इज इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से एक क्या होगा, एक केस यहां से एक रे जाएगी पैरेलल, ठीक है ना, इस पॉइंट से एक रे जाएगी सेंटर से, और यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज बनेगी फर्स्ट लेंस से। ठीक, और जो दूसरा लेंस है, जो छोटा लेंस है, वो उसकी दोबारा से इमेज फॉर्म करेगा, एक इधर से एक इधर से,
और ये मैं रफ डायग्राम समझा रहा हूँ बनाने के लिए, पेपर में तो आपको नहीं बनाना, बिना इसके काम चल जाएगा आपका। ये हमारे पास जो है फाइनल इमेज बन गई, ठीक है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट था, तो इस ऑब्जेक्ट की इन्होंने यहाँ पे पहले इमेज यहाँ बनी ए डैश बी डैश, और दूसरी इमेज ये बनी, ये है ए डैश बी डैश, और ये है ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्वेश्चन बोल रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश निकालना है, क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना था। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों जो फोकल लेंथ है एफ जीरो कितना है 150 सेंटीमीटर, और एफ ई कितना है वो है 5 सेंटीमीटर। और बोला हुआ टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप 100 मीटर हाइट टावर को देखता है, तो ये जो हाइट है वो कितनी है 100 मीटर है। और ये कितनी दूर है, ये लेंस से कितनी दूर है 3 किलोमीटर, मतलब कितना हो गया 3000 मीटर। पहले लेंस से ये 3000 मीटर दूर है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। यहां से जहां भी इसकी पहली इमेज बनेगी, ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी वो होगी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इतना तो आपको याद होगा, है ना, इतना तो पता है ना, कि इतना तो हम बेसिक ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो केस हमने किए थे लास्ट क्लास के अंदर, कि कैसे एक टेलीस्कोप जो है वो इमेज फॉर्म करता है। तो हमें बस इतना डायग्राम यूज करना था। 3-4 क्वेश्चन है, सब में सेम डायग्राम बनेगा। एक ऑब्जेक्ट देंगे, उसकी इमेज बनेगी। पहले तो देखो 2 इमेज बन रही है। पहली इमेज बना रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर उसको फर्दर मैग्नीफाई कर रहा है कौन, दूसरा लेंस आई लेंस। पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा आई लेंस है। तो क्वेश्चन 2 आते हैं। पहला क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन आता है वो बोलता है कि फाइंड द इमेज बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ओनली, मतलब मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इमेज निकालनी है। मतलब वहां पे सेकंड लेंस का काम नहीं है कोई भी, सिर्फ पहले लेंस से हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। फर्स्ट लेंस है, तो हम पहले फर्स्ट लेंस का सीखते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसका सेकंड लेंस को कैसे उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लेंस के लिए बहुत आसान सा है सोल्व करना। पहला क्वेश्चन, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। देखो जितना एंगल ये आएगा, ये एंगल सेम आएगा, ठीक है ना। तो मैंने इधर ट्राइंगल, कौन कौन सा, ट्राइंगल ए बी C1, ये C1 है। और ट्राइंगल कौन सा, ए डैश बी डैश C1। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। एक हाइट और एक बेस। तो मुझे ए डैश बी डैश निकालना है, तो मैंने रखा ऊपर ए डैश बी डैश। नीचे क्या आएगा, अगर ऊपर ए डैश बी डैश है तो नीचे क्या आएगा, ए बी। ए डैश बी डैश के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो है बी डैश C1, और इधर जो साइड है वो है बी C1। लिख सकते हैं ना ऐसा। ए डैश बी डैश मुझे निकालना है। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100 मीटर। बी डैश C1 यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो F0 है, वो कितनी है, वो है 150 सेंटीमीटर। और नीचे जो आएगा वो आएगा BC1, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3000 मीटर, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, और ये कितने पे आएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। कितने पे आएगा ये, 3 पंजे 15। थोड़ा गड़बड़ इसमें क्या हुई है, देखो ये मीटर में है, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, तो यहां से जो ए डैश बी डैश आएगा, ए डैश बी डैश आएगा ये सेंटीमीटर में। ये आधा मीटर में था, आधा सेंटीमीटर। अगर मैं इसको लिखता किसको, ये जो डिस्टेंस हमने चूज किया 150 को, अगर मैं कन्वर्ट करता किसके अंदर, मीटर में, तो कितना आता है, ये 1.5 आता है ना। कितना आता है ये 1.5। और सोल्व करोगे उसको तो भी आपके पास सेम आएगा पार्ट की ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है ये पहला पार्ट, क्या पहला पार्ट क्लियर है कि जो ए डैश बी डैश आएगा वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब पहले लेंस ने, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस था, उस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई वो कितनी बनाई, 5 सेंटीमीटर बनाई, ठीक है। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज निकालनी होती है तो हम ये सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन इतना, कि अगर हमें पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज निकालनी है तो हम इस तरीके से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था। अभी सेकंड पार्ट इग्नोर करो कि आई लेंस से कैसे करेंगे, अभी पहला पार्ट सीखो कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से निकालना है तो मैं सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करना है, हाइट का रेशियो और जो डिस्टेंस है उसका रेशियो यूज करेंगे और सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस है। एक क्वेश्चन और है जो पेपर में आया हुआ है, इसका बी पार्ट देखो।
फर्स्ट पार्ट इग्नोर करो अभी, ठीक है। ए पार्ट अभी हम वापस रिविजिट कर लेंगे। बी पार्ट देखो, बस हमें ये दे रखा है कि एक फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की, पहले पार्ट में दे रखा है 15 मीटर है, तो वो हो गया 1500 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून। टेलीस्कोप यूज होता है क्या करने के लिए? मून को देखने के लिए। तो मान लो ये टेलीस्कोप है, डायग्राम फिर से सेम, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा सा मून है और ये इसका डायमीटर है मून का, ठीक है। और मून के इससे ये ऐसी कुछ इमेज बनती है यहाँ पे, दूसरा लेंस जो है उसको फर्दर मैग्नीफाई करता है, ठीक। इस तरीके से डायग्राम आपके पास, जो सेकेंड डायग्राम है वो इस तरीके से डायग्राम है। और हमें यहां से क्या निकालना है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, आई लेंस का यूज ही नहीं करना। तो अगर हमें आई लेंस का यूज नहीं करना तो हम क्या करेंगे? फिर से सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो मान लिया हमने कि ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये ए डैश बी डैश जो है ये उसकी इमेज है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या देखा? डायमीटर ऑफ मून, ये जो ए बी है, डायमीटर कितना है? 3.48 और 10 की पावर 6 मीटर, एंड रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। यहाँ जो लूनर ऑर्बिट का मतलब होता है कि अगर मैं अर्थ को मान लूं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, मान लो ये बीच में अर्थ है, अर्थ से जो मून तक की जो रेडियस है, जिस ऑर्बिट में मून अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, वो जो रेडियस है वो कितनी है? 3.8 10 की पावर 8। तो उस डायमीटर से, मून से ये जो अर्थ है, क्योंकि लेंस कहाँ पे रखोगे? लेंस तो अर्थ पे रहेगा, तो मून से जो अर्थ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी? लूनर ऑर्बिट होगी। कितनी दे रखी है वो? 3.8 10 की पावर 8। ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं, बहुत इतना इजी सा क्वेश्चन है। भाई डायमीटर ऑफ मून को मैंने मान लिया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस पता है, एक ये डिस्टेंस पता है। मून अगर इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो वो कहाँ पे होगा? वो कन्वर्ज होगा फोकस पे, तो ये डिस्टेंस फिर से f0 है। तो क्या बनेगा इक्वेशन? पहले मतलब सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन बनेगी? सेम, a डैश b डैश डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू बी डैश c1 और डिवाइड बाय बी c1। a डैश b डैश निकालना है मुझे, और ए बी कितना है? ए बी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.48 और 10 की पावर 6 मीटर, इक्वल टू बी डैश c1 फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ, ये सारा मीटर में चल रहा है, ठीक है, ये सारा जो है वो मीटर में चल रहा है, तो अगर मीटर में लेकर चलेंगे तो ये 15 मीटर आएगा, ठीक है, मीटर में। और नीचे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी दे रखी है? लूनर ऑर्बिट की वैल्यू 3.8 और 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है। तो यहां से ए डैश बी डैश जो आएगा वो कितना आएगा? 15 इंटू 3.48 10 की पावर 6 और डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये आंसर आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, कि इतनी उसका साइज बनेगा। ये मीटर में ये वैल्यू एक से कम आएगी क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू है। ज्यादातर आंसर जो है वो सेंटीमीटर में निकलते हैं, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा कि आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। तो ये बी पार्ट हो गया इसका। लूनर ऑर्बिट का मतलब बस ये कि देखो जैसे अर्थ है ना, और अर्थ से जो मून है वो मून क्या है? अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक। तो यहां से ये जो रेडियस है, जिस रेडियस के अंदर वो मूव कर रहा है मून अराउंड अर्थ से, वो हमारे पास है रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास टेलीस्कोप होगा, टेलीस्कोप सरफेस पर होगा, तो सरफेस से जो मून तक की डिस्टेंस है वो हमारे पास लूनर ऑर्बिट होगा, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी ना वो डिस्टेंस,
वो जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी, इसलिए उसको इक्वल मान लिया हमने। ठीक है भाई, अगर आप मून को यहाँ मानोगे तो हम एंगल के बेस पर भी कर सकते हैं, ये इजी वे होता है समझाने का, तो हम ये मेथड ज्यादा मतलब फोकस करते हैं इस मेथड पे, कि मून कहीं भी कितनी भी दूर रख लो, मून से जो अर्थ तक के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लेंस है, इधर नीचे नीचे लेंस है यहाँ पे अर्थ पे, और वहां से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो लूनर ऑर्बिट। बोलो क्या ये पहला पार्ट क्लियर है, जिसमें हम निकाल रहे हैं इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, ये दो ही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, जो पेपर में पूछे हुए हैं, यही दो क्वेश्चन है कि लूनर ऑर्बिट की हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। दोनों मतलब यहाँ तो क्या सेकंड पार्ट है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की ही निकालनी थी। यहाँ का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पार्ट था कि ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इमेज क्या बनेगी, वो हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके निकाल दी। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हमें तो निकालना है इमेज जो है, जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाई करती है। देखो अगर आप डायग्राम देखोगे ये इमेज वाला, तो इस सेकंड कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, एक छोटे ऑब्जेक्ट को सेम साइड मैग्नीफाई कर दिया। एक ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, उसकी इसने सेम साइड इमेज फॉर्म कर दी है ए डबल डैश बी डबल डैश। और ये कंसेप्ट हमने यूज किया था पहले भी, कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, जो सेकंड लेंस है आई लेंस, इस आई लेंस की मैग्निफिकेशन कितनी आएगी। ये जो आई लेंस है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की सेम साइड इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास पहला केस था किस चीज का, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो जो टेलीस्कोप का आई लेंस है वो वही काम कर रहा है जो कौन करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास यही सेम केस आया था कि एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट की उसने सेम साइड, एक मिनट स्क्रॉल कर रहा हूँ, किसी किसी दिन वन नोट ना ज्यादा परेशान हो जाता है बेचारा, पर पहुंच गए। ये हमारे पास डायग्राम था, एक लेंस है और उस लेंस की अगर सेम साइड इमेज फॉर्म होती है तो उसका फॉर्मूला आता है 1+d/fe। इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो आपको तो ये अब तक याद होगा। ठीक है, और याद होना भी चाहिए कि अगर एक लेंस सेम साइड इमेज फॉर्म करता है तो हमारे पास केस आता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1+d/fe। दो बच्चों ने लिखा है फॉर्मूला चैट में। ठीक है, मे बी सबको याद होगा, ऐसे याद है ना, नहीं है याद, क्या ये फॉर्मूला याद है नहीं है, कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो इमेज फॉर्म करता है वो कितनी आती है, 1+d/fe, है ना। तो मुझे बस 1+d/fe का फॉर्मूला यूज करना है और सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक, तो करते हैं शुरू इसको। एक मिनट पॉज ले रहा हूँ मैं। हाँ आज वन नोट, हाँ मतलब थोड़ा सा वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, पर ठीक है, अब आए हैं तो क्लास तो लेनी है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में मैंने क्या यूज किया, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस का फॉर्मूला होता है 1+d/fe। और 1+d क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 25, और fe की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आएगा 6। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ये जो आई पीस या आई लेंस था, इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। पहले लेंस ने बनाई 5 सेंटीमीटर की, दूसरे ने उसको 6 गुना कर दिया, 6 टाइम्स कर दिया। तो टोटल साइज क्या होगा, हम यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से ए डबल डैश बी डबल डैश कितना आएगा, मैग्निफिकेशन इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही बेसिक फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन 6 है, साइज था 5 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। आंसर कितना वापस आएगा 30 सेंटीमीटर। जो टोटल मैग्निफिकेशन बनी दोनों को कंबाइन करके वो कितनी बनी 30 सेंटीमीटर। दोनों को कंबाइन करके जो टोटल मैग्निफिकेशन बनी वो कितनी बनी 30 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक बेसिक क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन यही है, जितने भी क्वेश्चन है टेलीस्कोप के सब में यही सेम कंसेप्ट यूज होता है सोल्व करने के लिए। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की निकालो,
आई लेंस के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यूज करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल इमेज निकालो विद रिस्पेक्ट टू द आई पीस, अगर ऑब्जेक्टिव की ही निकालनी है तो फिर सिंपल हमें ये जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है वो यूज करना है। टोटल मैग्निफिकेशन मतलब जो पहले लेंस ने और दूसरे दोनों जो मिलके बनाई टोटल इमेज वो यहाँ पे इतनी बनी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दोनों की बनी मिलके कितनी बनी, वो 30 सेंटीमीटर की बनी। अब यहां से देखो इसका जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट मैंने अभी नहीं कराया था, अब देखो पहला पार्ट ज्यादा ही आसान है, आप खुद भी कर लोगे। हो सकता है क्या पहला पार्ट कराना पड़ेगा, देखना क्या इसका पहला पार्ट करवाना पड़ेगा या हो सकता है। याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, लास्ट क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए दोनों फोकल लेंथ गिवन है और मैग्निफिकेशन निकालनी है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला आएगा m का f0 अपॉन fe। f0 की वैल्यू है 1500 सेंटीमीटर में, fe की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो सीधा सा आंसर आ गया 1500। खत्म क्वेश्चन पहला पार्ट। तो दो क्वेश्चन हो गए है ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप पहला पार्ट कर सकते हो, बताओ मुझे फटाफट। दो फोकल लेंथ दे रखी हैं और आपको बोला है पहले पार्ट में मैग्निफिकेशन क्या होगी, हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, पहले पार्ट का क्या आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है माइनस ऑफ f0 बाय fe। ठीक है, और f0 की वैल्यू कितनी है 140 और fe की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करोगे -28 आएगा। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो सेकेंड पार्ट का फॉर्मूला था माइनस का f0 अपॉन fe और 1 प्लस fe बाय d। ठीक है, DIY क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर लेना, सिंपल सा फॉर्मूला है। थर्ड पार्ट है what is the separation between the objective and eye lens when final image is formed at infinity। तो जो पिछले क्वेश्चन में पार्ट ए, हाँ वहां भी माइनस ही आएगा, मैंने लगाया नहीं है, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, what is the separation between the objective and eye lens when final image is formed at infinity। फाइनल इमेज इंफिनिटी होती है तो L का फॉर्मूला क्या आता है f0 प्लस fe, और दो फोकल कौन कौन सी है, एक है 140 एक है 5। एक फोकल लेंथ 140 है और एक 5 है, तो एक 140 है और एक 5 है, तो आंसर क्या आएगा 145 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू a 100-meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of image of tower formed by the objective lens। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है, अभी किया हमने, सिर्फ क्या चेंज है, देखो हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया है इसमें एक फोकल लेंथ 150 थी और एक फोकल लेंथ कितनी थी 5 थी। ठीक है, यहाँ पे एक फोकल लेंथ कितनी है इस क्वेश्चन में 140 और एक क्या है 5। प्रसिद्धि तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आया था शायद, जो तुम्हारा भी पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन था 140 और 5 वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, असाइनमेंट के सारे ऑर्डर में क्वेश्चन ये सारे के सारे वैसे। तो ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया था, और मेरे ख्याल से अगर आप उठा के देखो ना सैंपल पेपर जो भी आया है सीबीएसई का टर्म 2 का, तो उसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन यही है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू शायद चेंज होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही वैल्यू, पर वो यही सेम टाइप है, हमें इमेज और मैग्निफिकेशन वगैरह कैलकुलेट करनी है। जो ग्रुप में पेपर है जाके ट्राई करना आज क्वेश्चन वो दोनों। ठीक है, सेम ही है, हो जाएंगे वो। तो ये पहला पार्ट में क्या चेंज हुआ है, सिर्फ उन्होंने चेंज कर दिया है कि जो फोकल लेंथ थी पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में 150 थी, यहाँ पे उन्होंने दे रखी है 140। तो ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी दोनों सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाएंगे आपसे, ये मैं नहीं कराऊंगा। कर लोगे ना या करवाने पड़ेंगे, हो जाएंगे या करवाने पड़ेंगे, कर लोगे। ठीक है, सबका मैसेज नहीं आ रहा, सारे बच्चे मैसेज नहीं कर रहे।
अरे वाह, विवेक का मैसेज आ गया। आज किसकी फर्स्ट क्लास है? राहुल, क्या नाम है तुम्हारा ये? भनवाला। यस सर। भनवाला मतलब? सर हरियाणा में हूँ मैं, तो बोला हरियाणा से हूँ, तो ये हमारा सरनेम है सर। अच्छा। तुम रहते गाँव नथुपुरा? यस सर, DCM। एक बार पार्ट डी दिखाओ, मतलब करवाऊं क्या? अच्छा, देखना है। ये रहा पार्ट डी, कहाँ गया? ये रहा सीधा सीधा पार्ट डी। पार्टी पार्टी दोनों सेम है, जब हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन में 150 थी और यहाँ बी पार्ट का आंसर क्या है? बी पार्ट का आंसर देने लगे यहाँ पे। क्या आया तुम्हारा आंसर बताओ? बी पार्ट का तुम्हारा क्या आंसर आया है संध्या? 31.2 आ रहा है। सुनाशा ये कुछ ज्यादा नहीं आ गया 168? चेक कर एक बार। ये वैल्यू कुछ ज्यादा आ रही है, 168 तो नहीं आनी चाहिए। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 25। 1/25, 1/5, 1.2 से करोगे कितना आ रहा है? 168 आ रहा है। यार 168 क्यों आ रहा है? तुमने उल्टा तो नहीं कर दिया बेटा? ये डी बाई एफ ई नहीं है, ये एफ ई बाई डी है, ध्यान दो। तुमने मेरे ख्याल से तुमने डी बाई एफ ई कर दिया। हाँ, वो तुमने ना फ्लो फ्लो में जो माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला था तुमने वो लिख दिया है। ये एफ ई बाई डी है, ठीक है। तो मुझे पता है बच्चों का दिमाग वैसे ही चलता है, वो सेम मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूले को वो याद कर लेते हैं, उनको लगता है कि सारे अब यही फॉर्मूले अलग है। ये एफ ई बाई डी है। तो 28, 31, 32 के आसपास आएगा आंसर। कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताना? इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है सेकंड केस का? अब करो सोल्व एफ ई बाई डी से। 33। अरे दो आंसर क्यों आ रहे हैं अभी? तो यहां से इसका आंसर जो मेजोरिटी बच्चों का आ रहा है 33.6 आ रहा है। इसे मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, 12 को तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। खुशी पांडे, तेरा लास्ट में 3 कैसे आ रहा है? ये 5/25 आएगा, 1/5 हो गया 0.2 और ये 1 है तो ये 1.2 हो गया। 12 को 8 से करोगे तो 12×96 तो आएगा, लास्ट में 6 आएगा। 3 कैसे आ रहा है? सुनाशा 11.2 आ रहा है मैडम। जब ये वैल्यू 28 है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो वैल्यू 1 से मतलब उससे कम कैसे हो जाएगी? सॉल्व कर लेना इसको, यही आएगा, ठीक है। आगे देखो। एक ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर 2 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स में आता है। ऐसे 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर, मैं एक लिखा है यहाँ पे, दूसरा आप खुद करना, ठीक है। दूसरा आप खुद करना। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में है यू आर गिवन 3 लेंसेस। खुशी की टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ ये बेटर कमबैक होती है ऐसी ना, कि गलत आया तो लिख दो टाइपिंग मिस्टेक है, सही है। 3 lenses given है and which 2 lenses will you use as an eyepiece and as an objective to construct an astronomical telescope and microscope? ठीक है। आई पीस जो है, क्वेश्चन बोला है कि दोनों में से कौन सा लेंस हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप के लिए और टेलीस्कोप के लिए। तो याद करो, हमें ये पता है माइक्रोस्कोप जो हम बोलते हैं, तो बोथ हैव स्मॉल फोकल लेंथ। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड स्मॉल साइज, दोनों का कंपेरेटिवली एंड कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली स्मॉल साइज, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो साइज कम है, यार अगर 2 लेंस हैं तो खुद सोचो क्या होगा। अगर हमें 2 लेंस लेने हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, तो खुद सोचो क्या होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप थोड़ा बोलेंगे, जब 2 लेंस चूज करने हैं तो ऑब्वियसली बात है कंपाउंड की ही बात करेंगे। दोनों की फोकल लेंथ जो है कम होनी चाहिए और दोनों का साइज कम होता है। तो देखो यहाँ पे 3 लेंस है,
तीन लेंस में से एक की अपर्चर 8 सेंटीमीटर के, तो बिल्कुल अलग ही निकल गई। तो माइक्रोस्कोप में तो मैं इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं ले सकता, पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रोस्कोप के लिए तो L1 जो है वो क्या हो गया, L1 तो कैंसिल हो गया, L1 तो ले ही नहीं सकते माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों? क्योंकि लार्ज अपर्चर है, इसका जो साइज है माइक्रोस्कोप के लिए वो बहुत ज्यादा है, तो ये तो हट गया। अब क्या बचा, L2 और L3 बचा। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन क्या बचे, ओनली ऑप्शन बचे L2 एंड L3। फोकल लेंथ ऑफ L2 लेंस कितनी है बताओ। L2 लेंस की फोकल लेंथ आएगी हमारे पास 100/6, और फोकल लेंथ ऑफ L3 लेंस आएगी 100/10, ये 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा आईपीस होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हमें ये भी पता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कम होती है आई लेंस से माइक्रोस्कोप के अंदर। तो एक L2 है और एक L3 है, इनमें से एक चूज करना है हमें। F2 मतलब L2 और L3 में से एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्या होगा, आईपीस होगा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 से कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, और 40 6 पे 36, 40 6 6.67 समथिंग आएगी ना। तो L2 की फोकल लेंथ ज्यादा है और L3 की फोकल लेंथ कम है, तो ये ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगी वो क्या हो गया, आईपीस, और जो कम है वो क्या बन गया, वो बन गया ऑब्जेक्टिव। बोलो क्लियर है क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप में हमें दो तीन लेंसेज गिवन है और क्वेश्चन बोला है कि बताओ आप कौन से लेंसेज आइडेंटिफाई करोगे। तो हम जो हमें पहला हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के, हम उसी लाइन का यूज कर रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए, कि माइक्रोस्कोप में दोनों फोकल लेंथ कम होती है, साइज कम होते हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा है L1 का, तो ये हट गया। अब इन दोनों मैंने निकाली फोकल लेंथ, जो ज्यादा है वो होगी आईपीस की, जो कम है वो किसकी होगी, ऑब्जेक्टिव। अब ऐसे ही अगर आप यूज करोगे कौन सा, टेलीस्कोप। अगर आप बात करते हो टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में हमें पता है जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी क्या होती है, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी ज्यादा है और जो अपर्चर है वो भी ज्यादा है। तो इन तीनों लेंसेज में जो लार्जेस्ट अपर्चर है वो किसकी है, वो किसकी है, L1 लेंस की है। L1 लेंस की हाईएस्ट अपर्चर है 8 सेंटीमीटर, तो L1 लेंस तो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया। L1 लेंस तो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, अगला पार्ट क्या है, हमें कम फोकल लेंथ लेनी है। तो कम फोकल लेंथ किसकी है, L2 L3 में से। L2 और L3 में से कम फोकल लेंथ किसकी है, आईपीएस की, मतलब L3 की। तो आईपीएस जो बना, आईपीएस क्या बना, वो बना L3। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन और है असाइनमेंट के अंदर, वो ट्राई कर लेना खुद से, सेम तरीके से आपको चूज करना है। तो यहां से ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो था वो खत्म होता है। अब मुझे 10 मिनट चाहिए एक लास्ट टॉपिक कराने के लिए। टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। उसमें सिर्फ क्वेश्चन यही आता है कि डायग्राम बनाओ और ये बताओ कि व्हाई दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन जो है पेपर में सिर्फ ड्रॉ करने के लिए आता है कि ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है ये हमें अब डिफाइन करना है। ठीक है, तो जितने भी मॉडर्न हमारे पास टेलीस्कोप्स होते हैं, मॉडर्न टेलीस्कोप सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मिरर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेलीस्कोप्स विद मिरर ऑब्जेक्टिव्स, विद मिरर ऑब्जेक्टिव्स, जिनका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो मिरर होता है। टेलीस्कोप विद मिरर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आर
called reflecting telescope, are called reflecting telescope। अब जिनमें हम लेंस की बजाय मिरर यूज करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इसका डायग्राम है थोड़ा सा, मतलब बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो देख लो। एक तो हमारा जो ये पार्ट है भी बहुत अच्छा है ना, मतलब चल ही नहीं रहा है ये, तो हमें चलाना तो है ही, क्या कर सकते हैं। एक मिरर है हमारे पास, ठीक है। मिरर जो है, मिरर की शेप क्या है, हमने यहाँ पे कनकेव मिरर चूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कनकेव मिरर चूज किया है। रफ बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है इसमें। वन नोट आज काफी बढ़िया काम कर रहा है, और मुझे लगता है हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन इसके साथ ऐसा ही होता है वन नोट के साथ। पोस्ट करूं, बुक्स में जो मैग्निफिकेशन का आंसर लिखा रहता है उसमें एक्स का मतलब है इतने गुना हो गई, ठीक है ना प्रतीक। एक्स का मतलब है उतना ही गुना इमेज हो गई। 1 मिनट दो, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिरर जो राइट में पोर्शन है, ठीक है। और इस मिरर का ये जो है ये आउटर पोर्शन है, और इधर भी जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है ये एक केस है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। मतलब दो तरीके से बनाते हैं हम, एक होता है न्यूटोनियन टाइप, और एक हमारे पास जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम कैसिग्रेन टाइप टेलीस्कोप, अभी लिखूंगा नाम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस टाइप ऑफ टेलीस्कोप के अंदर पैरेलल रेज आती हैं, इस पे पड़ती हैं मिरर के ऊपर, और रेज जब पड़ती हैं इस मिरर के ऊपर, तो मिरर के ऊपर रेस पड़ने से यहाँ पे हम इसके साथ साथ ये जो हमने यहाँ पे मिरर यूज किया है इसके साथ साथ हमारे पास एक हम मिरर और यूज करते हैं, ये कनकेव है। एक बीच में हमारे पास आता है वो है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे बीच में। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर फर्दर जो रे है यहाँ बीच में से जो मिरर है ये वाला पहले वाला वो कट किया हुआ है, ठीक है। ये जो बीच में है ये कट किया हुआ है, और यहाँ से जो रेज है वो किसी और पॉइंट पे कलेक्ट होती है। जैसे मान लो पहली रे आई, जो फर्स्ट रे आ रही है वो यहाँ से आ रही है सीधी, ठीक है। एक ऊपर से आ रही है, मतलब दो रे दिखा रहे हैं, और एक यहाँ से आई रे। दोनों रे जो है, ये जो फर्स्ट रे और सेकेंड रे आ रही है, ये दोनों रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कनकेव मिरर से वो इस कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होंगी। ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स है, मतलब पहले सीधी आई, सीधी आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होंगी, इसके ऊपर पड़ेंगी। मान लो मैं ये बोलता हूँ कि फाइनल जो कन्वर्जन है वो यहाँ कहीं पे होता है जिसको हम बोलते हैं आई पीस। फाइनल कन्वर्जन जो है वो कहीं इस पॉइंट पे होता है बीच में, ठीक है। मान लो ये हमारे पास पॉइंट है एक सेकेंड दो। तो हमने एक पॉइंट माना है यहाँ पे फाइनल कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ से मैंने दो रे चूज की, एक इधर आ रही है रे। पेपर के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये। जो क्वेश्चन अभी तक आया है मतलब सालों में, वो क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को ड्रॉ करो और ये बताओ कि व्हाई दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज बेटर देन द फॉर्मर वन, जो हमने यूज किया है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। डायग्राम है बस सिंपल सा। मतलब रे आ रही है पैरेलल यहां से, ये पैरेलल आई, इसका पहले मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ इधर, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ,
और दोनों रिफ्लेक्शन जो है यहाँ से वो इस पॉइंट पे आके क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक आईपीस जिसके थ्रू हम इमेज को जो है देख रहे हैं। ये हमारे पास आईपीस है। तो जो हम आज के मतलब जो जितने भी मॉडर्न टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं। क्वेश्चन ये पूछते हैं पेपर में कि ऐसे क्यों होते हैं। जो पहले वाला केस था और जो ये केस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसका वैसे नेम होता है कैसेग्रेन, CASSEGRAIN, कैसेग्रेन टाइप ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। कैसेग्रेन टेलीस्कोप बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन देखते हैं, बट कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करेगा ना, तो इसने तो डाइवर्ज ही किया, ये बाद में करना है फोकस। ये अगर आप देखोगे तो ये डाइवर्ज ही कर रहा है, मतलब पहले वाले लेंस ने जो है इसका मतलब ये है कि पहले वाले लेंस के बीच में हमने कहीं इसको प्लेस किया, ये कहीं फोकस था, यहाँ पे जो फोकस था दोनों रे का उसके बीच में हमने कन्वेक्स मिरर को प्लेस किया, ठीक है। और कोई भी मिरर हो तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, सेम बनेगा। आप कुछ भी केस लेके चलो, हमेशा डायग्राम सेम बनेगा। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन वो ये है कि व्हाई दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज बेटर देन द रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो दो तीन एडवांटेजेस हैं, मैं वो लिख रहा हूँ एडवांटेजेस क्या क्या है। पेपर में दो लिखने के लिए आती हैं, हमें तीन लिख रहा हूँ, कोई भी दो लिख देना। पहली जो एडवांटेजेस है हमारे पास, जो फर्स्ट एडवांटेज है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। जो मिरर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ड्यू टू लार्ज अपर्चर, ड्यू टू लार्ज अपर्चर, अपर्चर मतलब क्या हो गया, साइज से, लार्ज अपर्चर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज लार्ज, ठीक है। ज्यादा अपर्चर की वजह से जिसकी रिजॉल्विंग पावर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जो है टॉपिक वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि कोई भी एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट अगर कोई दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं और उन क्लोज ऑब्जेक्ट्स की अगर वो एक बेटर शार्प इमेज बना सकता है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर जो है ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे दो डॉट बना रहा हूँ, छोटी सी, एक डॉट ये है, ठीक है, और एक डॉट ये बहुत पास है, ये दो डॉट है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपको ऐसी इमेज दे रहा है जैसा आपको अभी दिख रही है डॉट, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपको ऐसी इमेज बना के दे रहा है कि आपको दिख रही है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी इमेज बन रही है, लेकिन क्लियर शार्प इमेज नहीं दिख रही। और एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास ऐसा है जो इन्हीं दो डॉट्स को क्लियर शार्प इमेज बना के देता है कि आप देखते पहचानोगे कि हाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बेटर है। जैसे देखो लैपटॉप का यही फायदा है कि मैग्नीफाई कर देता है लैपटॉप। ये देखो ये मैंने सिर्फ दो डॉट को क्या कर दिया, मैं जूम इन कर रहा हूं, तो एक इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसी इमेज बना के दे रहा है, ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियर शार्प दिखा रहा है। और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो ऐसी इमेज बना के दे रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट किन्हीं भी दो क्लोज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की एक बेटर इमेज बनाकर देता है, उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेटर इमेज बनाते हैं। क्यों, एक रीजन ये कि साइज ज्यादा है, साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट इंटेंसिटी जो है पड़ेगी, तो इमेज जो है वो क्या बनती है, शार्प इमेज बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है, फर्स्ट एडवांटेज है किसकी, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। सेकेंड एडवांटेज जो है इसकी, ठीक है, जो सेकेंड और थर्ड है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम सी हैं, ठीक है।
ये जो रिफ्लेक्टर है, इस रिफ्लेक्टर को पैराबोलिक या पैराबोलाइडल बोलते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास है साइज हो गया इसका, ठीक है ना। तो एक पार्ट ये है। सेकंड पार्ट ये है कि ये जो रिफ्लेक्टर है, इस रिफ्लेक्टर की शेप हमारे पास क्या होती है, पैराबोलाइडल। जो शेप है, दिस इज पैरा, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस वैसे, और जो अंदर है ये हमारे पास क्या है, आईपीस है। तो पैराबोलिक शेप से या पैराबोलाइडल शेप की वजह से, ठीक है, क्या होता है, हम लिख सकते हैं पैराबोलिक मिरर reduces chromatic aberration। ये हमने शायद आपको लास्ट क्लास में भी मैंने ये सेम जो टर्म है वो यूज की थी। ठीक है, और थर्ड जो है पैराबोलिक मिरर रिड्यूसेस स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन हमने लास्ट क्लास में यूज किया था कि सेम कन्वेक्स लेंस के लिए, जो कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस से जो रेज आती हैं, वो रेस के क्या होते हैं, मल्टीपल फोकस बनते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारी रेस आ रही हैं तो जो रेस यहाँ पे हैं उनका तो एक फोकस है, यहाँ पे जो रेस आ रही हैं वो ऐसे मल्टीपल फोकस बनते हैं। तो मल्टीपल फोकस बनने की वजह से क्लियर शार्प इमेज नहीं मिलती। तो जब मल्टीपल फोकस बनते हैं तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए जो साइज है वो एक मॉडरेट साइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। सेम ऐसे क्रोमेटिक एब्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रिएशन का मतलब होता है कि जितने भी अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है, मान लो रेड कलर आया तो उसका फोकस अलग होगा, कोई और कलर आएगा तो उसका फोकस क्या आएगा, अलग आएगा। हर एक कलर जो है अपना अलग फोकस करते हैं, तो जब डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट फोकस बनता है तो उससे भी जो इमेज है वो शार्प नहीं बनती, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिक एब्रिएशन। लिख दो यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट क्रोमेटिक एब्रिएशन का मतलब क्या है, पेपर में आप सिर्फ ये लिख देना यहाँ पे, मतलब इसका डिफरेंट कलर आर फोकस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिक एब्रिएशन। और स्फेरिकल एब्रिएशन का मतलब क्या होता है, लाइट जो है कन्वर्जेस एट मल्टीपल फोकस। तो ये जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक ये 2 मार्क्स का टॉपिक है सिर्फ। पहला पार्ट ये कि ड्रॉ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, फर्स्ट पार्ट ये। सेकंड पार्ट है कि व्हाई दिस टेलीस्कोप इज बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, एक दो इसके और भी यूजेस दे रखे हैं कि मतलब इसको मतलब मेंटेन करना या इसको सेट करना कंपैरेटिवली इजी होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, उतना नहीं, ये 3 बहुत हैं, तीनों में से कोई भी 2 लिख दो तो चल जाएगा काम आपका। तो यहाँ पे हमारा कोर्स वाइंड अप होता है। ठीक है, कल से हम जो है वेव ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे, और आपको इस वीक में इस चैप्टर का मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। भैया मेरे को ये पूछना था कि जैसे वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बताया